हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यवहारवादी विचारधारा डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसा कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में हमने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कराया, प्रशासनिक सिद्धांत कराया, नौकरशाही सिद्धांत कराया, मानव संबंध सिद्धांत कराया और आज हम लोग व्यवहारवादी विचारधारा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि व्यवहारवादी विचारधारा, जिसको अंग्रेजी में बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं, लोक प्रशासन में अकेला विचारधारा नहीं है। इनफैक्ट पूरे सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो 1929 जो है, जिसको विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है। उसके पहले सभी विषयों में शास्त्रीय विचारधारा का योग था, समझे। और 1929 के बाद सभी विषयों में, जैसे अर्थशास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, सब में व्यवहारवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ। लोक प्रशासन पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन चूंकि लोक प्रशासन एक सामाजिक व्यवहारिक विषय तो है ही, इसका अपना उद्विकास है और इसके उद्विकास के क्रम में साथ साथ जिस तरह व्यवहारवादी विचारधारा डेवलप हो रहा था, उसी के आसपास या थोड़ा पहले मानव संबंध सिद्धांत भी डेवलप हुआ है। तो मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी विचारधारा, इसलिए जैसा कि हम लोग लोक प्रशासन को उद्विकास का जब तीसरा चरण कहते हैं, तो तीसरा चरण को हम लोग मतलब मानते 1938 से लेकर 1947 तक मानते हैं। और इसको हम लोग नाम देते हैं कि यह जो है चुनौतियों का काल है, शंका के बादल के काल है। और इसमें मानव संबंध विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्यवहारवादी विचारधारा वर्चुअली है क्या। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में व्यवहारवादी विचारधारा पर अभी तक 2 बार क्वेश्चन आया। एक बार तो क्वेश्चन आया था कि व्यवहारवादी विचारधारा के संदर्भ में साइमन के विचारों का वर्णन करें, और दूसरा आया था व्यवहारवादी विचारधारा की विशेषता बतलाएं और इसका लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताया था। तो 2 बार क्वेश्चन आया है। तो हम लोग जरा जैसे एक बार मैं शुरू में ही आपको बतला दूं कि प्रशासनिक व्यवहार और प्रशासनिक व्यवहारवादी विचारधारा दोनों जुड़े हुए कंसेप्ट है। प्रशासनिक व्यवहार जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इसको कहते हैं, एक अलग टॉपिक ही है। जैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे, समझ। तो उस समय जो डिसीजन मेकिंग जब पढ़ेंगे तो साइमन का डिटेल में चर्चा होगा ही होगा। और व्यवहारवादी विचारधारा के भी चूंकि जनक साइमन ही माने जाते हैं, इसलिए यहाँ भी उसका उल्लेख होता है। तो आज मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका जो 63वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसको प्राइमरीली फोकस करके डिस्कस कर रहा हूँ। साइमन का उल्लेख करूंगा, साइमन पर चर्चा करूंगा, लेकिन पूरा क्लास साइमन पर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि साइमन पर एक अलग क्लास लूंगा जब मैं निर्णय टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग 63वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था व्यवहारवादी विचारधारा के विशेषताओं को परिगणित कीजिए, लोक प्रशासन के अध्ययन पर इस उपागम का प्रभाव समझाइए। एक बार बीपीएससी में और भी इंटरेस्टिंग है कि प्रशासनिक व्यवहार पर नोट पूछा गया, तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए इसमें लिखना कब। जैसे 56वां 59वां बीपीएससी में एक नोट आया था, कहा था प्रशासनिक व्यवहार पर नोट लिखे। जैसे प्रशासनिक व्यवहार पर नोट लिखे, व्यवहारवादी विचारधारा पर नोट लिखे, दोनों अलग अलग हो जाता है। तो फिर प्रशासनिक व्यवहार पर जो नोट लिखना था उसमें क्या लिखा जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 2 बातें होती है। प्रशासनिक व्यवहार को हम लोग 2 रूप में जानते हैं। एक तो प्रशासनिक व्यवहार एक टॉपिक है, पार्ट है लोक प्रशासन में संगठन का। जैसे प्रशासनिक व्यवहार में हम निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरण इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा प्रशासनिक व्यवहार जो है, एक किताब का नाम भी है चेस्टर बर्नार्ड का, समझ रहे थे, एक्सिक्यूटिव मान लो कह सकते हो, हर्बर्ट साइमन का किताब का नाम है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हर्बर्ट साइमन के किताब को एड्रेस करके पूछ रहा है, या फिर जो सिलेबस में जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उसको एड्रेस करके पूछ रहा है, ये क्लियर नहीं है। तो इस परिस्थिति में स्टूडेंट क्या करेंगे बताइए। हमें तो लगता है कि इस तरह से आप पॉइंट आउट करेंगे प्रशासनिक व्यवहार, खासतौर पर शुरू में पॉइंट आउट कर दे कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो यहाँ पर है या 2 अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है,
और दोनों के बारे में हल्का फुल्का बतला दे और फोकस करे जो मेन संगठन का जो टॉपिक है उसी पर, क्योंकि साइमन भी उसी पर वर्कआउट किया, क्योंकि निर्णय के प्रशासनिक निर्णय पर जो उसने वर्कआउट किया वह प्रशासनिक व्यवहार के हिस्से के अंतर्गत ही किया है, इसलिए आप वहां पर उसको रख सकते हैं। तो आप निर्णय के बारे में बतलाएंगे, नेतृत्व के बारे में बतलाएंगे, संचार के बारे में बतलाएंगे, हितैषी के बारे में बतलाएंगे, मनोबल के बारे में बतलाएंगे और बतलाएंगे कि ये सब संगठन के क्या है, मतलब कर सकते हो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर। अगर ये सब नहीं रहेगा तो प्रशासन काम ही नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार शरीर में श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया वगैरह होता है कि नहीं, उसी प्रकार संगठन में भी निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व प्रक्रिया होता है। अगर ये सब ना रहे तो फिर प्रशासन काम कैसे करेगा, तो इस हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवे, तो आपको आज मैं व्यवहारवादी विचारधारा डिस्कस कर रहा हूँ, और व्यवहारवादी विचारधारा को अंग्रेजी में बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कल कि व्यवहारवादी विचारधारा शब्द लोकप्रिय होने के बहुत पहले से ही जॉर्ज एल्टन में एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। ये स्टेटमेंट DS बुक का था, यानी कि व्यवहारवादी विचारधारा मानव संबंध सिद्धांत का परिष्कृत रूप है। इट इज एडवांस या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। क्लियर है? तो बट नेचुरल है कि 1940 के दशक में यह प्रतिपादित हुआ है। मानव संबंध सिद्धांत का परिष्कृत रूप है, और इसे हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे नव मानव संबंध सिद्धांत भी कह सकते हो, या नव मानव संबंध विचारधारा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलो या सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच बोलो, समझ रहे? सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा या नव मानव संबंध विचारधारा भी कहते हैं। आम बोलचाल में इसको व्यवहारवाद भी कहते हैं, समझ रहे? इसके जनक कौन हुए? इसके जनक हुए हर्बर्ट साइमन, समझ रहे? इसके अलावा ऐसे बहुत सारे विचारक है, जैसे चेस्टर बर्नार्ड हुए, या फिर मैस्लो हुआ, हर्जबर्ग हुए, फ्रांसिस लिकट हुए, डगलस मैकग्रेगर हुए, डेविड अस्टन हुए, मैरोने हुए, क्रिस आर्गरिस हुए, समझ रहे? फिर आपका सकते से लिकट हुए। तो बहुत सारे लोग इसमें हैं जो व्यवहारवादी विचारधारा में सम्मिलित होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको प्राप्त है? हर्बर्ट साइमन को। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन निर्णय के क्षेत्र में काम किया है और प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रतिपादित किया है। क्लियर है? तो इसी पर हम लोग आज वर्कआउट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता व्यवहारवादी विचारधारा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यह मानव संबंध सिद्धांत का परिष्कृत रूप है, नंबर 1। दूसरा, यह 1940 के दशक में प्रतिपादित हुआ है। नंबर 3, इसे नव मानव संबंध विचारधारा या सामाजिक मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी कहते हैं। हर्बर्ट साइमन इसके महत्वपूर्ण या इसके जनक है, लेकिन इसके अलावा इसमें चेस्टर बर्नार्ड, फिर कह सकते हो फ्रांसिस लिकट, डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, क्रिस आर्गरिस, मॉरेनो, कार्ल रोजर्स, कुक लेविन जैसे विचारकों ने भी योगदान दिया है। ठीक है? फिर आप कह सकते हो जैसा कि DS बुक का कहना था कि व्यवहारवाद शब्द तो बाद में लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके पहले से ही जॉर्ज एल्टन में क्या थे? एक व्यवहारवादी विचारक थे। तो ये तो आपको मैं पहले बताया। तो व्यवहारवादी विचारधारा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है शास्त्रीय विचारधारा का एकदम उल्टा रूप हुआ। संगठन में जो शास्त्रीय विचारधारा था उसके बिल्कुल विपरीत। शास्त्रीय विचारधारा में हम संगठन को आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते थे, भावात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते थे, लेकिन यहाँ पर उसके जस्ट उलट हम संगठन का वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यवहारवादी विचारधारा संगठन में शास्त्रीय विचारधारा का बिल्कुल क्या है? विपरीत रूप है, उल्टा रूप है, और यह संगठन का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में क्या करता है? अध्ययन करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संगठनात्मक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। संगठनात्मक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। यह संगठन को क्या मानता है? यह संगठन को मानता है कि संगठन व्यवहार कर रहे लोगों का समूह है। मतलब संगठन व्यवहार कर रहे लोगों का समूह का मतलब क्या हुआ? संगठन में कोई निर्णय ले रहा है, संगठन में कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई नियंत्रण कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है, तो संगठन क्या हुआ?
व्यवहार कर रहे लोगों का समूह हुआ। इस सिद्धांत में बेसिक थ्रस्ट क्या है? इस सिद्धांत में थ्रस्ट है कि जो संगठन में मानवीय व्यवहार है, समझ रहे हैं, उसका क्या करना? वैज्ञानिक अध्ययन करना। समझ रहे, यह वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। जैसे आप देखते होंगे कि इसके पहले हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कर चुके हैं, तो फिर अभी फिर बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण। ये क्या मतलब है? वैज्ञानिक आधार पर तो पहले भी बात हो रही थी, और अभी तो इन दोनों फर्क क्या है? एक्चुअली क्या है कि वैज्ञानिक आधार पर जो सिद्धांत की जो बात होती है वो सही मायने में व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही होता है। क्योंकि आप जानते हो कि व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही तुलनात्मक अध्ययन आरंभ हुआ, और तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही लोक प्रशासन में हमारे मूल तटस्थ मूल निरपेक्ष ज्ञान का विकास संभव हुआ, और उसके बाद ही आप समझ सकते हो विज्ञान का महत्व स्पष्ट हुआ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही मायने में अगर कहा जाए तो व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही हुआ। तो इस हिसाब से व्यवहारवादी विचारधारा क्या हुआ? संगठन में व्यक्ति मतलब संगठनात्मक व्यवहार का क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। या संगठन में व्यक्ति और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। या संगठन के में मतलब वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। या संगठन को व्यवहार कर रहे लोगों का समूह मानता है। ये मानता है कि संगठन के व्यवहार में समझ रहे व्यक्ति के संवेदना, व्यक्ति के मूल्य प्रणाली, व्यक्ति के आचार विचार गहरा प्रभाव डालते हैं, और वह इसी को रेखांकित करते हुए यह सिद्धांत विकसित किया गया। जैसा कि आप देखते होंगे इसके पहले संगठन के जितने सिद्धांत है, किसी में संरचना पक्ष पर बल दिया गया, किसी में कार्य पक्ष पर बल दिया गया, किसी में परिविधि पक्ष पर बल दिया गया, किसी में सिद्धांत पक्ष पर बल दिया गया, लेकिन मानवीय पक्ष पर, खासतौर पर व्यवहारिक पक्ष पर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। तो इस हिसाब से यह संगठन का पहला सिद्धांत हुआ जो व्यवहार को केंद्र बिंदु पर रखता है, कि जो मैंने क्या बोला, संगठन व्यवहार कर रहे लोगों का समूह, यानी कोई निर्णय ले रहा है, कोई नेतृत्व कर रहा है, वगैरह वगैरह। यह सिद्धांत संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यह वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। यह संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और मैं बार बार वैज्ञानिक शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि विज्ञान का जो सही मतलब है यह व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही प्रस्तुत हुआ है। क्लियर है? तो व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन हुए? हर्बर्ट साइमन हुए। जैसा कि आप जानते हो व्यवहारवादी विचारधारा में संगठन के व्यवहार या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यक्ति का व्यवहार कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और कोई विचारक अकेला चाहे व्यक्ति संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का सभी आयाम का अध्ययन करे संभव नहीं है। इसलिए क्या है, इसमें जितने विचारक हुए सब अलग अलग आयाम का अध्ययन किए। जैसे साइमन ने संगठन में निर्णय पक्ष का अध्ययन किया है, तो मैस्लो ने अभिप्रेरण पक्ष का अध्ययन किया, तो हर्जबर्ग ने भी अभिप्रेरण पक्ष का अध्ययन किया, लिकट ने नेतृत्व पक्ष का अध्ययन किया, समझ रहे, मिलेट ने संचार पक्ष का अध्ययन। तो जितने विचारक हुए सब अलग अलग पक्ष पर इस पर वर्कआउट किए हैं, समझ रहे, क्योंकि एक विचारक अकेला संगठन के सभी व्यवहार का अध्ययन करे यह संभव नहीं है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। व्यवहारवादी विचारधारा के कई विशेषताएं समझ रहे हैं। पहले तो अगर कोई आपसे, आप इंटरव्यू में गए मान लेते हैं और आपसे कोई पूछ दिया, आप पब्लिक एड के विद्यार्थी हो, व्यवहारवाद के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा समझाइए। तो आप क्या बोलोगे कि व्यवहारवादी विचारधारा प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो 1940 के दशक में प्रतिपादित हुआ। हर्बर्ट साइमन इसके जनक है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संगठन, प्रशासन इत्यादि का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। संगठन वास्तव में क्या काम करता है, कैसा आचरण करता है, इन्हीं बिंदुओं से यह संबंधित है। क्लियर है? यह मानव संबंध सिद्धांत से कैसे भिन्न हुआ? तो मानव संबंध सिद्धांत में मानवीय पक्ष पर विचार किया गया, और यह मानवीय पक्ष से थोड़ा और एडवांस व्यवहारिक पक्ष पर विचार करता है। मानव पक्ष मानवीय व्यवहार के अलावा और भी बहुत सारे जो व्यवहार में घटक होते हैं उसको भी शामिल करता है।
फिर कह सकते ये शास्त्रीय विचारधारा का उलट कैसे हुआ? तो शास्त्रीय विचारधारा में संगठन का आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता था और इसमें क्या होता है, संगठन का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है। तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है इसका। क्लियर है? तो फिर आप अगर 5 लाइन अगर आपसे कोई पूछ दे व्यवहारवादी विचारधारा के विशेषता के बारे में, अभी विशेषता तो मैंने बताया नहीं, इन जनरल के बारे में, तो क्या बोलोगे कि यह विचारधारा 40 के दशक में आया है, हर्बर्ट साइमन इसके जनक है। यह संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह वर्चुअली समझ रहे हैं, और संगठन में प्रशासनिक व्यवहार का या संगठनात्मक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण करना है, समझ रहे हैं। और यह शास्त्रीय विचारधारा के जस्ट उलट है। इसमें संगठन का अनुभवात्मक परिप्रेक्ष्य में, वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है, न कि आदर्शात्मक या सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है। क्लियर है? अब इसके विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला विशेषता है इसका पहला विशेषता है कि यह जो है निर्देशात्मक नहीं है, बल्कि यह क्या व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। यह क्या होना चाहिए इस पर अध्ययन नहीं करता है, बल्कि क्या है, कैसे है, इसी चीज पर अध्ययन करता है। तो पहला विशेषता क्या हुआ? यह व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है, न कि निर्देशात्मक। नंबर 2 क्या है बताइए? यह संगठन में व्यक्ति के मतलब जो अनौपचारिक संबंध होते हैं, संचार होते हैं, उस पर थ्रस्ट करता है। यानी संगठन में व्यक्ति के अनौपचारिक संबंध और संचार पर यह वर्कआउट करता है। तीसरा क्या है बताइए? यह संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता पर फोकस करता है। तो संगठनात्मक व्यवहार में निर्णय हुआ, नेतृत्व हुआ, इन्हीं सब चीजों पर यह फोकस करता है। तो संगठनात्मक व्यवहार के गतिशीलता पर विचार करता है। चौथा क्या हुआ? ये कार्य व्यवहार में क्या है? यह कार्य व्यवहार में अनुभव आश्रित है। अनुभव आश्रित मतलब एम्पेरिकल। देखिए, अध्ययन 2 प्रकार का हो सकता है, एम्पेरिकल हो सकता है और कह सकते हो ये थ्योरेटिकल हो सकता है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, किताब उलट कर पढ़ते हैं, वो थ्योरेटिकल इनपुट डेवलप करते हैं। और कोई लैब में जाता है, कोई क्षेत्र में जाता है, साक्षात्कार लेता है, लोगों से पूछता है, तो वह एम्पेरिकल हुआ। एम्पेरिकल मतलब अनुभव आधारित। तो व्यवहारवादी विचारधारा लैब में जाने की बात करता है, ना कि लाइब्रेरी में जाने की बात करता है। यह वर्चुअली क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला अध्ययन जैसे व्यवहारिक तकनीकों का क्या करता है? प्रयोग करता है। यह जो है मात्राकरण, संगणनाकरण और औपचारिक सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। समझ रहे? यह औपचारिक सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। और ये क्या करता है बताइए? संगठन में वैज्ञानिक पक्ष पर इसका खास, जैसे मैं जब भी व्यवहारवादी विचारधारा पढ़ता हूँ या देखता हूँ, तो व्यवहारवादी विचारधारा पढ़ता हूँ, तो मेरे जहन में ना एक आज के तारीख में बहुत टीवी पर अच्छा ऐड आते रहता है, वो सीधे कौन जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। और जो शास्त्रीय विचारधारा तो वो क्या था? पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। फिर पहले तो आप टेलर पर विश्वास करो फिर उसका इस्तेमाल करो। और व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पहले हर चीज को एग्जामिन कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं, तब इसको अपनाने की बात करते हैं। समझ रहे? बड़ा डिडक्टिव आधार पर है, और वो क्या था? इंडक्टिव आधार पर था। समझ रहे? फिर और नेक्स्ट क्या देखते हो कि यह जो है वर्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? ये संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में विभिन्न सामाजिक व्यवहारिक विज्ञानों से सहयोग लेता है, जैसे सोशल ज्योग्राफी हुआ, सोशोलॉजी हुआ, फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी हुआ, सोशल साइकोलॉजी हुआ। तो इन सब से उदाहरण लेता है, तकनीक लेता है, समझ, और कंसेप्ट लेता है, और इन्हीं का इस्तेमाल करता है संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। समझ रहे? ये सब इसके विशेषता है इन जनरल। इसके अलावा और क्या विशेषता है? इसका विशेषता है कि संगठन में व्यक्ति और उसका संगठन के साथ संबंध पर फोकस करता है। ये संगठन में व्यक्ति और उसका संगठन के साथ संबंध पर फोकस करता है। या संगठन को क्या मानता होगा? औपचारिक या सामाजिक, या संगठन को सामाजिक प्रणाली मानता है। समझ रहे? या संचार को मतलब संचार के साधन पर बहुत ज्यादा बल देता है। समझ रहे? क्योंकि संगठन जो है संचार उसका केंद्रीय तत्व है।
समझ रहे हैं। अगर मैं कहूँ नो कम्युनिकेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई गलत नहीं होगा। तो इस हिसाब से संचार पर खासतौर पर उसके स्वरूप पर बहुत ज्यादा बल देता है। नेक्स्ट, ये संप्रभुता के सिद्धांत को वैधानिकता के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित करता है। बड़ा अच्छा लाइन है। ये संप्रभुता के सिद्धांत को किससे रिप्लेस करता है? वैधानिकता के सिद्धांत से। यानी इंडक्टिव को डिडक्टिव से रिप्लेस करता है। इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। और डिडक्टिव क्या हुआ? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ रहे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। इधर हुआ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उस हिसाब से यह जो डिडक्टिव है, यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई चीज को कारण अपनाते हैं। और उसमें क्या था, हम लोग बगैर कारण अपना रखा था। मतलब चूंकि टेलर ने कहा या फिर वो अमेरिका में सक्सेसफुल है, इसलिए हम लोग इसको अपने देश में अपना लेते थे बगैर जाने, बगैर परखे कि हमारे देश में भी वो काम करेगा तो नहीं। केवल इसलिए कि चूंकि अमेरिका में डेवलप है इसलिए हमारे यहाँ भी काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये चीज को हमें तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्रम में जाना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई व्यवहारवादी विचारधारा का विशेषता पूछेगा तो बतला देंगे आप? यस, बतला सकते हैं कि यह जो है निर्देशात्मक नहीं है, बल्कि क्या है, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। दूसरा क्या है, यह संगठन में व्यक्ति के अनौपचारिक संबंध और संचार पर फोकस करता है। तीसरा क्या है बतलाइए, यह संगठनात्मक व्यवहार के गतिशीलता पर फोकस करता है, जिसमें निर्णय, नेतृत्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। चौथा क्या है, यह अपने कार्य व्यवहार में अनुभाविक है और क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला अध्ययन जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करता है। यह वर्चुअली मात्राकरण, संगणनाकरण और औपचारिक सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट, यह अंतर विशेष स्वरूप है, यानी कि यह लोक संगठन का अध्ययन करने के लिए, संगठन या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे सामाजिक व्यवहारिक विषयों से सहयोग लिया, इसलिए क्या हो गया, ये अंतर विषय बन गए। समझ, यह व्यक्ति, संगठन या व्यक्ति और संगठन के साथ उसके संबंध पर फोकस करता है। यह संगठन को सामाजिक प्रणाली मानता है। यह संचार के साधन पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि यह संगठन को, यह प्रशासन को संचार संबंधों का संजाल मानता है, संचार का संजाल मानता है। और लास्ट, ये संप्रभुता के सिद्धांत को वैधानिकता के सिद्धांत द्वारा क्या करता है, स्वीकार करता है। मतलब साकारण विश्वास करने पर, क्योंकि कारण सहित विद लॉजिक यू हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग, यू हैव नॉट टू अडॉप्ट एनीथिंग, मतलब विदाउट थिंक अनथिंकिंगली। उन्होंने कहा इसलिए अपना लिया, ऐसा नहीं, पहले आप इसको जांच लो, परख लो, हर तरह से आश्वस्त हो लो, तब इसको अपनाओ। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, वैधानिकता का सिद्धांत। और संप्रभुता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, बगैर किसी चीज को जांचे परखे बस सुने सुनाए बातों को सॉवर्निटी हो गया। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो हम लोग अभी वर्चुअली जो व्यवहारवादी विचारधारा के सिद्धांत के मतलब विशेषता पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब विशेषता की बात होगी तो एक नाम और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को पॉलिटिकल साइंस में बड़ा तवज्जो दिया जाता है और पब्लिक एड में भी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इनको एक व्यवहारवादी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में लिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि व्यवहारवाद का मतलब क्या हुआ, व्यवहार का वाद मतलब हुआ विज्ञानवाद। अब विज्ञानवाद ऐसे तो डेवलप होता नहीं, किसी चीज को आप विज्ञान ऐसे कैसे कर सकते हो, विज्ञान बनने के लिए ये 8 क्राइटेरिया, समझ रहे, तब वो विज्ञान बनेगा। विज्ञान बनेगा तभी सिद्धांत होंगे, यानी सिद्धांत, वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत डेवलप करने के लिए उसे इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इस बाबत मतलब क्या है, व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ने 8 आधार वाक्य कह सकते हो या 8 बेसिक प्रीमाइस से आइडेंटिफाई किया कि व्यवहारवाद इन्हीं पर टिका हुआ है। समझ रहे, कौन कौन है, पहला नियमितता, दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, निवेशन कहते हैं, किसको तकनीक कहते हैं, फिर उसको मात्राकरण कहते हैं, फिर मूल्य कहते हैं, फिर व्यवस्थीकरण कहते हैं, फिर पूर्ण विज्ञान कहते हैं, फिर एकीकरण कहते हैं। जैसे कभी आप कभी लैब वगैरह में या थ्योरी डेवलप फॉर्मुलेशन करते हुए किसी को देखा है, तो सबसे पहला एकीकरण में वर्चुअली अंग्रेजी में इसको रेगुलरिटी कहते हैं, जैसा कि डेविड ईस्टन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं
कि मानवीय व्यवहार में नियमितता खोजे जाने योग्य नियमितता की हम पहचान करते हैं। वी ट्राई टू डिस्कवर समझ है रेगुलरिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानवीय व्यवहार में खोजे जाने योग्य नियमितता की पहचान करते हैं। नंबर 2, अन्वेषण। अन्वेषण में हम लोग क्या करते हैं, केवल उन्हीं ज्ञान को स्वीकार करते हैं जो अनुभविक रूप से जांचा परखा हो। और अन्वेषण में हम उन्हीं चीजों को अपनाते हैं जो जांचा परखा हो। तीसरा तकनीक है। तकनीक में क्या होता है कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, आपका उपयुक्त आंकड़ा का संग्रह करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का चयन करते हैं, आंकड़ा किस तरह करना है। चौथा क्या करते हैं, मात्राकरण। जहां तक इसमें संभव हो सकता है और सार्थक हो सकता है, हम प्रशासनिक विश्लेषण में आंकड़ों का मापन और दोहन करते हैं। नंबर है किस है, मात्राकरण के तहत। फिर क्या मूल्य हुआ। मूल्य मतलब क्या हुआ, इसमें हम मूल तथ्य होने की कोशिश करते हैं, अर्थात मूल्यों को तथ्य से अलग करने का प्रयास करते हैं। फिर व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण में क्या होता है कि हम शोध अनुसंधान और सिद्धांत निर्माण दोनों को व्यवस्थित करते हैं और दोनों को क्या मानते हैं, अंतर संबंधित मानते हैं। क्लियर है। फिर क्या हुआ, विशुद्ध विज्ञान जिसको कहते हैं। इसमें कहते हैं सिद्धांत और अनुप्रयोग के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। थ्योरी और उसके एप्लीकेशन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। और अंत में क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको अंतर विषय मतलब अध्ययन पर बल देते हैं, अर्थात विभिन्न सामाजिक व्यवहारिक विज्ञानों के बीच इन अवधारणा और सिद्धांत का क्या करते हैं, संकर परीक्षण करते हैं। संकर परीक्षण का मतलब क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, यहाँ चलता है कि नहीं चलता है। जैसे आप इसको ना इस तरह समझो, कोई आदमी जैसे सपोज पीएचडी करता है, जिसको रिसर्च कहते हैं, क्या डेवलप करता है, जब कोई आदमी पीएचडी करता है, पीएचडी का पूरा अर्थ क्या होता है जानते हैं आप, फिलॉसफी, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो कोई आदमी जो फिलॉसफी करता है या पीएचडी करता है, तो पीएचडी में वो करता क्या है बता सकते हैं आप, वो वर्चुअली सिद्धांत निर्माण करता है। और सिद्धांत निर्माण क्या होता है, कई चरणों से होकर गुजरता है। और यह सिद्धांत निर्माण पहले क्या होगा, नियमितता, फिर अन्वेषण, फिर तकनीक, फिर मात्राकरण, फिर मूल्य, फिर व्यवस्थीकरण, फिर पूर्ण विज्ञान, फिर एकीकरण। सबसे जब गुजर जाता है तब वह सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ज्ञान का प्रारंभिक रूप क्या होता है, ज्ञान का प्रारंभिक रूप क्या होता है बता सकते हो आप। ज्ञान का प्रारंभिक रूप को हम अवलोकन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वही जब थोड़ा और एग्जामिन किया गया, जांचा परखा गया, तो किस चीज का रूप ले लेता है, तो उपागम का रूप ले लेता है। अब उपागम से सिद्धांत बने, इस चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। समझ रहे, नियमितता यहाँ से शुरू होगा, नियमितता, अन्वेषण, तकनीक, मात्राकरण, मूल, व्यवस्थीकरण, पूर्ण विज्ञान और एकीकरण। तब हुआ वर्चुअली क्या हुआ, विज्ञान का स्वरूप ग्रहण करेगा। तो व्यवहारवाद में हम इसका अध्ययन क्यों करें, कि व्यवहारवाद का थ्रस्ट ही है कि संगठनात्मक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो हम वैज्ञानिक अध्ययन कब करेंगे, जब इन सब मतलब घटकों पर, इन सब आधार वाक्यों पर किसी चीज को कस कर देखेंगे, तब समझ रहे हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो दिस इज बेसिक पॉइंट जिसको आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग व्यवहारवाद विचारधारा के विशेषता पढ़े। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन हुए, हर्बर्ट साइमन हुए। इसके अलावा और इसमें कौन कौन विचारक हुए, इसमें और विचारक हुए जैसे चेस्टर बर्नार्ड हुए, फिर डेविड स्टन तो अभी हम लोग डिस्कस किया, डगलस मैकग्रेगर हुए, फिर आप यहाँ कह सकते हो मैकग्रेगर हुए, मैस्लो हुआ, हर्जबर्ग हुए, फिर आप कह सकते हो फ्रांसिस लिकट हुए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है। तो सबके बारे में तो पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक लाइन दो लाइन सबके बारे में बता सकते हो कि चेस्टर बर्नार्ड प्रथम व्यवहारवादी विचारक कह सकते हो इस महीने में। उनकी पुस्तक फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव प्रकाशित हुआ 1968 में 38 में, और इस पुस्तक में उन्होंने व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संगठन के बारे में, अनौपचारिक संगठन के बारे में,
अभिप्रेरण के बारे में, संचार के बारे में, निर्णय के बारे में कई महत्वपूर्ण ज्ञान और विचार प्रतिपादित किया। पॉइंट आउट कर सकते हो बर्नार्ड के बारे में। क्लियर है? जैसे बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन एक क्या सहकारी, सामाजिक सहकारी प्रणाली, और अनौपचारिक संगठन को क्या बोलते हैं? एक नैसर्गिक प्रणाली। समझ रहे हैं? तो ये से थोड़ा आपको इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर जैसे व्यवहारवाद के जनक कौन हुए? व्यवहारवाद के जनक हर्बर्ट साइमन है। और साइमन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? निर्णय के क्षेत्र में योगदान दिया। उनका मानना है कि निर्णय लेना ही प्रशासन है। वो संगठन में निर्णय को सर्वोपरि व्यवहार मानते, और उन्होंने निर्णय के समझ रहे हैं प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रतिपादित किया। यह प्रशासनिक मानव अवधारणा वह मतलब उस निर्णयकर्ता को कहते हैं जो वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेता है। साइमन प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक लेख लिखा जिसमें संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत को कहावतें और मुहावरे की संज्ञा देकर उपहास उड़ाया। और दूसरा उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किताब लिखी जिसमें उसने प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रतिपादित किया। इस मॉडल के कारण हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार ही मिला अर्थशास्त्र के लिए। समझे? प्रशासनिक मानव अवधारणा। तो मैं अभी आपको शुरू में बतलाया कि हम मैस्लो ये साइमन पर ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो मैं साइमन को एक अलग से क्लास देकर उस पर वर्कआउट करना चाहता हूँ। क्लियर है? फिर आप देखते हैं इसमें नेक्स्ट नाम है अब्राहम मैस्लो का। इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सोपान प्रतिमान विकसित किया है। इन्होंने अभिप्रेरण के क्षेत्र में काम किया है। इनका मानना है कि अपूर्ण आवश्यकता जो होता है वही अभिप्रेरण का कारण बनता है। और इस आलोक में उन्होंने आवश्यकताओं को 5 वर्गों में चिन्हित करके वर्गीकृत किया है और उसे सोपान श्रृंखला में दर्शाया, जिसे आवश्यकता सोपान प्रतिमान कहते हैं। इसी क्रम में हर्जबर्ग ने भी अभिप्रेरण के क्षेत्र में योगदान दिया और उन्होंने हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी डेवलप किया कि संगठन में एक व्यक्ति का व्यवहार 2 घटकों से प्रभावित होता है। एक घटक उनके असंतुष्टि को दूर करता है और दूसरा घटक उनके मनोबल को अभिप्रेरण को बढ़ाता है। समझ रहे हैं? तो ये हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। उसी प्रकार आप देखते हैं डगलस मैकग्रेगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई डेवलप किया। समझ रहे? सिद्धांत एक्स शास्त्रीय चिंतन पर आधारित है और सिद्धांत वाई व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है। ये शास्त्रीय एक्स में शास्त्रीय सिद्धांत को दर्शाया गया है कि व्यक्ति डरपोक होता है, व्यक्ति पहल करना नहीं चाहता है, व्यक्ति सुरक्षा से ज्यादा प्रभावित होता है, व्यक्ति मतलब नेतृत्व के अधीन काम करना चाहता है। तो वैसे व्यक्ति को डरा धमका कर या दंड और पुरस्कार से आप क्या कर सकते हो? प्रेरित कर सकते हो। और सिद्धांत वाई क्या कहता है? सिद्धांत वाई कहता है कि व्यक्ति काम करना एंजॉय करने जैसा महसूस करता है, आराम करने जैसा महसूस करता है, उसमें रचनात्मकता होती है, उसमें ऊर्जा होती है और नेतृत्व करना चाहता है। और साइमन ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति को सामाजिक मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों से अभिप्रेरित करने की सलाह देते हैं। समझ रहे हैं? मैकग्रेगर, दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? फिर आप देखते हो इसमें रेंसिस लिकट है, उसने नेतृत्व का ABCD सिद्धांत विकसित किया। A ऑटोक्रेटिक एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक, B बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, C कंसल्टेटिव और D डेमोक्रेटिक। उन्होंने नेतृत्व को 4 वर्गों में बांटा है। पहला हुआ शोषणकारी निरंकुश, दूसरा परोपकारी निरंकुश, तीसरा परामर्शी और चौथा लोकतांत्रिक। समझ रहे? तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में ABCD मॉडल कहते हैं, जो नेतृत्व का बड़ा सक्सेसफुल मॉडल। इसके अलावा और ही बहुत सारे विचारक हुए जो व्यवहारवादी विचारधारा में अपने अपने विचार दिए। जैसे क्रिस आर्गिस को ले सकते हो, इसने भी बहुत सारे क्षेत्रों में वर्कआउट किया। इसने परिपक्वता सिद्धांत दिया है, संलयन सिद्धांत दिया है। फिर इसने संगठनात्मक लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्य के एकीकरण के बारे में बताया कि कैसे संगठनात्मक लक्ष्य को और व्यक्तिगत लक्ष्य को एकजुट किया जा सकता है संगठन में। इसने संगठन में व्यक्तिगत असक्षमता सिद्धांत पर वर्कआउट किया है। मैंने बताया कि आमतौर पर संगठन में जो व्यक्ति होते हैं वे खुलकर व्यवहार नहीं करते। जब खुलकर व्यवहार नहीं करते तो खुलकर क्षमता का ही प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस रहता है। इसलिए नेतृत्व को चाहिए कि वह उन कर्मचारियों को पूरी तरह चार्ज करे, पूरी तरह एक्टिवेट करे, ताकि वह पूर्ण योगदान संगठन को दे सके। क्लियर है? तो इस तरह से व्यवहारवादी विचारधारा में
बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग क्षेत्र में योगदान दिया है। चूंकि व्यवहार बड़ा क्षेत्र है और कोई विचारक अकेला व्यवहार के सभी पक्ष का अध्ययन करे यह संभव नहीं। क्लियर है? व्यवहारवादी विचारधारा का जैसे क्वेश्चन आया था, लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा है ना, देखो बीपीएससी में ये जो क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखने की कोशिश करना और मेरे को पोस्ट करना। किताब में आपको एक पार्ट तो मिल जाएगा, दूसरा पार्ट शायद ना मिले, आपको अपने बना के लिखना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे क्वेश्चन आया था, वर्तनवादी लिखा था, व्यवहारवादी नहीं लिखा था, वर्तनवादी उपागम की विशेषता बतलाइए। तो विशेषता तो मैंने भी आपको बताया, मतलब ये भी विशेषता ही आएगा। डेविड एस्टन वाला भी विशेषता कर देना और मैंने 7-8 जो विशेषता बदला उसको लिख देना, तो विशेषता तो हो जाएगा। व्यवहारवादी विचारधारा का परिचय भी हो जाएगा। लेकिन दूसरे पार्ट में है कि व्यवहारवादी विचारधारा, इसका लोक प्रशासन के का प्रभाव, इस लोक प्रशासन पर इसका प्रभाव पूछ रहा है। मैंने इसी चीज को यहाँ समझाने की कोशिश किया है कि व्यवहारवाद के आगमन के बाद लोक प्रशासन में तुलनात्मक लोक प्रशासन अवधारणा आया और तुलनात्मक लोक प्रशासन अवधारणा आगमन के बाद अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन के लिए विज्ञान बनने का मार्ग थोड़ा आसान हो गया। अब वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक लोक प्रशासन ने 2 दिशा में काम किए। एक अमेरिका वगैरह को ले लो, विकसित देशों को ले लो, तो अमेरिका में 9 लोक प्रशासन आया, 9 लोक प्रबंध आया, 9 लोक सेवा उपागम आया। और अगर भारत में देखा जाए तो विकास प्रशासन आया, तो विकास से गति की है। क्लियर? अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में देखा जाए तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण ही पारिस्थितिक विचारधारा या फिर कह सकते आजकल तारीख में आकस्मिकता प्रबंधन, ये सब नया नया कंसेप्ट हो रहा है जो आज के तारीख में संगठन में सब बहुत ज्यादा प्रासंगिक माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन पर इसका प्रभाव लिखे, लोक प्रशासन के अध्ययन पर इसका प्रभाव, और क्वेश्चन जो कि फुल क्वेश्चन आया है और आपको 500 वर्ड में लिखना है, तो 500 वर्ड में अगर 200-250 वर्ड में हमने लोक प्रशासन का व्यवहारवादी विचारधारा लिख डाला, फिर 200-250 वर्ड पे लोक प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये तो लिखना पड़ेगा ना। तो आप यही लिखना कि लोक प्रशासन पर इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा कि व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही तुलनात्मक लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही प्रणाली उपागम आया। व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही पारिस्थितिक उपागम प्रतिपादित हुआ। व्यवहारवादी विचारधारा के बाद ही लोक प्रशासन के विज्ञान बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यवहारवादी विचारधारा के आने के बाद ही हम ये समझ पाए भली भांति ढंग से कि जो अमेरिकी व्यवस्था या विभिन्न देशों का सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक दशा अलग अलग होता है और वहाँ एक देश के प्रतिमान दूसरे देश में लागू नहीं हो सकते हैं। तो इसी संदर्भ में अमेरिका में 9 लोक प्रशासन, 9 लोक प्रबंध, 9 लोक सेवा उपागम जो कालक्रम में डेवलप है उसको रखा, और भारत में क्योंकि विकास प्रशासन की बात चल रही थी और आज विकास गति की हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया। तो इसी चीज को आपको डिटेल में 200-250 वर्ड पतलाना पड़ेगा। खबर है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन व्यवहारवाद से कैसे जुड़ा हुआ है, फिर व्यवहारवाद से विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है, फिर व्यवहारवाद से ये सब जितने जो कंसेप्ट है वो जुड़े हुए कैसे। अगर व्यवहारवादी विचारधारा ना आता, मान लेते हैं कि जिस तरह से चल रहा था, व्यवहारवादी विचारधारा ना आता तो क्या रहता कि हम लोग का जो सिद्धांत रहते वो सब मतलब विज्ञान कहना मतलब खोखला लगता, क्योंकि सही मायने में विज्ञान है नहीं। किसी का नाम वैज्ञानिक रखने से वैज्ञानिक नहीं हो जाता है। जिस प्रकार किसी को नाम राजा रख दो तो राजा हो जाएगा, क्या राजा नहीं हो जाएगा? राजा होने के लिए उस तरह का गुण होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। उसी प्रकार विज्ञान का देने से विज्ञान नहीं होता, बल्कि उसके कुछ सर्टेन कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। तो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना और इनको सबको जोड़ के बतलाना कि कैसे ये व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसे में हुआ था, प्रणाली विचारधारा लिख सकते हो, पारिस्थितिक विचारधारा लिख सकते हो, पारिस्थितिक विचारधारा। फिर आज के तारीख में तो आकस्मिकता वाला है, उसको भी आप लिख सकते हो। तो ये सब जो है ना, सब कब आया? व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के बाद ही आया। तो व्यवहारवादी विचारधारा का लोक प्रशासन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब आप कह सकते हो कि एक विभाजक रेखा के समान है। किसके पहले जो विकसित हुआ था लोक प्रशासन में, जो पढ़ाया जा रहा था
पढ़ा जा रहा था, फिर व्यवहारवादी विचारधारा आया और उसके बाद जो डेवलप हुआ, दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया। पुराने वाले सब आउटडेटेड हो गए, सब डिस्क्वालीफाई कर गए, और आज हम लोग इस दिशा में काम करें। तो इसी चीज को थोड़ा आपको एलाबोरेट रूप में बदला देना करीब कि व्यवहारवाद कैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन को पॉइंट आउट किया, व्यवहारवाद कैसे विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, व्यवहारवाद कैसे 45 उपागम और औसतिक विचारधारा, आकस्मिकता प्रबंधन इत्यादि का मार्ग प्रशस्त किया, व्यवहारवादी कैसे अमेरिका के लिए अलग लोक प्रशासन और भारत के लिए अलग लोक प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सब आपको बतलाना होगा कि चूंकि ये संगठन में वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है, इसलिए यह जो है थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी नहीं मानता है, बल्कि थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी मानता है। तो वहाँ जरूरत है तभी अपनाया जा सकता है, इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि अच्छा है दूसरे परिप्रेक्ष्य में, इसलिए हम अपना ले ऐसा या संभव नहीं। क्लियर है? तो व्यवहारवादी विचारधारा का लोक प्रशासन पर अच्छा खासा प्रभाव है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो कि लोक प्रशासन व्यवहारवादी विचारधारा ने किस चीज को जोड़ दिया, तुलनात्मक लोक प्रशासन की उत्पत्ति में योगदान दिया। तो व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के कारण ही शास्त्रीय विचारधारा की कमियां सामने आई, समझ रहे? और इसने शास्त्रीय विचारधारा का एक वैकल्पिक उपागम प्रदान किया, जिसे निर्णय उपागम कर सकते हो। नेक्स्ट कह सकते हो कि इसने वैज्ञानिक आधार पर शोध अनुसंधान का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। इसने संगठन को समझ रहे हैं निर्णयन हुआ, अभिप्रेरण हुआ, जैसे कई नए आयाम से क्या किया, अवगत कराया। ठीक है, फिर इसके अलावा आप क्या देखते हो, इसने लोक प्रशासन में संचार के समस्या को बेहतर बनाने, संचार की गुणवत्ता को बढ़ाने इत्यादि के व्यवहारिक दिशा निर्देश दिए। इसने लोक प्रशासन के अध्ययन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा आप कह सकते हैं इसने लोक प्रशासन में समझ रहे मानवीय संवेदना इत्यादि का क्या प्रभाव है, इन सब को चिन्हित करके संगठन में एक समानांतर विचारधारा प्रदान किया। और इसने लोक प्रशासन में जो अब तक अध्ययन हो रहा था संगठन के औपचारिक वैधानिक संरचना का, उससे ध्यान हटा दिया और व्यक्ति और उसके व्यवहार तक फोकस कर दिया कि ये जो संरचना था उससे व्यवहार की तरफ ले गया, सिद्धांत था उसको व्यक्ति की तरफ ले गया। इस प्रकार आप देखते हो कि यह सिद्धांत विचारधारा जो है बिल्कुल अलग है, और यह संगठन में वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है। समझ रहे, संगठन में व्यक्ति और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। इसको सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, इसको संरचना से ज्यादा ताल्लुकात नहीं, इसको वैज्ञानिक तकनीकों से उतना ताल्लुकात नहीं। यद्यपि यह वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्माण जरूर करता है, लेकिन यह जो है वर्चुअली संगठन का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के पाश्चात्य बात होती है। क्लियर है? अब जैसे देखते हो कि व्यवहारवादी विचारधारा, अगर आपसे कोई पूछता हो कि लोक प्रशासन पर व्यवहारवादी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा, कुछ आप बताएं, तो मैं बताऊंगा कि पहला विचारधारा का व्यवहारवादी विचारधारा का तो ये पता लगा कि इसने तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व। दूसरा, इसने शास्त्रीय विचारधारा का दूसरा विकल्प प्रदान किया निर्णय उपागम के रूप में। तीसरा, इसने अब क्या किया, लोक प्रशासन में निर्णय नेतृत्व जैसे नए अवधारणाओं से लाभान्वित किया। चौथा, इसने लोक प्रशासन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयाम को जोड़ा। नेक्स्ट, इसने लोक प्रशासन में औपचारिक वैधानिक संरचना के स्थान पर व्यक्ति और उसके व्यवहार पर ध्यान फोकस किया। क्लियर? इसके अलावा इसने और क्या किया, इसने लोक प्रशासन में कह सकते हो मानवीय संवेदना इत्यादि का क्या महत्व है, मानवीय पक्ष कितने महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक पक्ष कितने महत्वपूर्ण है, इन सब को रहस्योद्घाटन किया। तो इस हिसाब से यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत व्यापक है। क्लियर है? अब लेकिन जैसा कि आप जानते हो, पहले भी आपने किया, अभी भी करना पड़ेगा कि जिस तरह सब सिद्धांत और विचारधारा के अपने कुछ परिसीमा होती है, उसी प्रकार व्यवहारवादी विचारधारा के भी अपने कुछ परिसीमा, ज्यादा परिसीमा तो नहीं है लेकिन कुछ है। तो पहला परिसीमा क्या है कि यह संगठन के अध्ययन का बहुत ही मतलब कह सकते हैं अव्यवस्थित मतलब स्वरूप प्रदान करता है। इस संगठन का
मतलब अध्ययन का, ये प्रशासन के अध्ययन का एक बेहतर या व्यवस्थित रूप प्रदान नहीं करता, बल्कि बहुत ही बिखरा हुआ रूप प्रदान करता है। नंबर 2 क्या है, मतलब ये या व्यवहारिक पक्ष पर तो विचार करता है, लेकिन भावात्मक पक्ष पर विचार नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि ये तथ्य पर विचार करता है, लेकिन मूल्य पर विचार नहीं करता है। और आपको पता है कि लोक प्रशासन से मूल्य हटा देने पर फिर मशीन और प्रशासन में कोई डिफरेंस ना रहेगा। तीसरा क्या है, मतलब यह प्रतिमान जो है या विचारधारा छोटे संगठनों के लिए ज्यादा फिट है, बड़े संगठनों में ये फिट नहीं बैठते हैं। फिर कहता है कि ये संगठन में मतलब कह सकते हैं कोई निष्पादन को कैसे सुधारा जाए, तो इसका कोई उपाय नहीं बदलाता है, मतलब इसमें उपचारात्मक पक्ष का अभाव है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें संगठनात्मक अध्ययन का कोई ठोस कह सकते हैं अवधारणात्मक मतलब स्वरूप प्रदान नहीं करता। व्यवहारवादी विचारधारा खत्म भी हो गया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ आया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा है, ये कोई सॉलिड कंसेप्ट नहीं देता है और एक सॉलिड थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं देता, ये बहुत बिखरा हुआ है। साइमन अलग बोल रहे हैं, निर्णय अलग बोल रहे हैं, बर्नार्ड अलग बोल रहे हैं, हमारे मैस्लो अलग बोल रहे हैं, हर्जबर्ग अलग बोल रहे थे। इस हिसाब से बड़ा बिखरा हुआ होता है। छोटे संगठनों में तो एनी हाउ आप इसको लगा भी सकते, लेकिन वास्तविक बड़े संगठनों में। तीसरा क्या बताइए, ये मूल्य पक्ष जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे गायब कर दिया, जबकि मूल्य तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्य के बगैर प्रशासन और मशीन में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। फिर क्या बताइए, इसने और जो है इसने संगठन में निष्पादन को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं बता। इसमें क्या उपचारात्मक पक्ष का अभाव है। और फिर इसने संगठन के विश्लेषण के लिए कोई ठोस उपागम प्रदान नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लिमिटेशन है, इन लिमिटेशन के बावजूद अगर मैं बोल दूं कि प्रशासनिक व्यवहारवादी विचारधारा संगठन का एक निरंतर परिक्रम है, तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार यह हमेशा प्रासंगिक है। ये क्यों प्रासंगिक है बताइए, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार हमेशा बदलते रहता है। तो जिस प्रकार व्यवहार हमेशा बदलते रहता है और ये व्यवहार का अध्ययन करता है, उस हिसाब से व्यवहारवादी विचारधारा की प्रासंगिकता सदैव बना हुआ है। इसीलिए एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, क्या कारण है कि व्यवहारवादी विचारधारा एक निरंतर परिक्रम, इसलिए निरंतर परिक्रम है क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार स्थिर तो रहता नहीं, व्यवहार बदलते रहता है और यह हमेशा उसका अध्ययन करता रहता है। इसलिए इसकी प्रायोगिकता, इसलिए इसकी सार्थकता, संभावना हमेशा बना रहता है। इसी संदर्भ में आप समझना, इसको कंक्लूड के लिए भी लिख सकते हो कि व्यवहारवादी विचारधारा परिसीमाओं के बावजूद क्योंकि व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार सदैव गतिशील है, इस हिसाब से यह हमेशा प्रासंगिक है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि व्यवहारवादी विचारधारा एक निरंतर कार्यक्रम है, मतलब हमेशा प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक है। क्लियर है? दिस इज बेसिक पॉइंट। इसका एक आंसर जो बीपीएससी में आया है 63वां बीपीएससी वाला, उसी को लिख के लाना है। व्यवहारवादी विचारधारा की विशेषता बतलाना और फिर लोक प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो बतलाना। तो लिख के दिखलाओ। अगर कोई दिक्कत है तो फोन करना। मेरे को लगता है अच्छा टॉपिक है, किताब से हेल्प लेना पड़ेगा और कुछ अपने से ही बनाना पड़ेगा। इस सबको एलेबोरेट कर दोगे ना तो बड़ा बेटा तो बड़ा आराम से आ जाएगा। तो कोशिश करो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आत्मविश्वास ही नहीं आएगा। इसलिए स्टार्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।